नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, आलमी अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं और ख़ुद भी एक मेन प्लेयर रह चुके हैं इस डिप्लोमेसी की दुनिया में। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब। मैं डायरेक्टली आता हूँ, शाम की अब जो कहानी है वो तो वाज़े हो रही है, मगर क्या मेरा सवाल बुनियादी तौर पर दो सवाल हैं। एक तो HTS जो है वो टेक ओवर अगर करती है तो वो तो फिर डांडे उनके जाके IS से और उनसे जाके मिलते हैं अलकायदा से, और सेकेंडली डू यू फियर फर्दर सिविल वॉर या इंटेंसिफाई करती नजर आती है और खुदा न खास्ता बल्कनाइजेशन का खतरा है या अमन व अमान वापस आएगा? जनाब कसूरी साहब। हाँ जी, ऐसे आपने कहा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी आपने स्टेट कर दी हैं, लेकिन अभी सरे दस्त तो ये नज़र आ रहा है कि कुछ गुंजाइश है कि बंदा ये समझे कि ऑप्टिमिस्टिक हो जाए या कुछ। क्यों, किस लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक जगह से रहा है कि इराक से सबक सीखा गया है। एक तो फॉरेन इंटरवेंशन थी अमेरिका की थी इराक में, और मैं तो चशमदीद गवाह हूँ क्योंकि मैंने तो शदीद मुखालफत की थी सिक्योरिटी काउंसिल में। हालांकि पाकिस्तान हलीफ समझा जाता था अमेरिका का, हमने शदीद मुखालफत की थी जो इराक पे हमला हुआ है। अमेरिका बाज नहीं आया सिक्योरिटी काउंसिल में। मैंने और वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, फ्रांस जर्मनी ने मिल के कोशिश की और सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को इजाज़त नहीं दी। लेकिन अमेरिका ने बहरहाल, क्योंकि जंगल का बादशाह अपने आप को तस्वुर करता था, उसने एक चीज़ बनाई जिसे कोलिशन ऑफ द विलिंग कहा जाता है, और उन्होंने इंटरवेंशन कर दी। जो गर्क उन्होंने इराक को किया, जो अवाम ने वहाँ सफ़र किया, उसके नतीजे में वो में लगता है कि शाम के जो मौजूदा लीडरशिप है या जो अब आए हैं नए ग्रुप्स आए हैं, उन्होंने उसको सबक सीखा है। पहला सबक तो ये सीखा है कि सद्दाम हुसैन को गिराने के बाद जो इराकी आर्मी को डीमोबिलाइज कर दिया गया था वो बहुत बड़ी गलती थी। वो ट्रेंड लोग थे, उनके हाथ में वेपन्स थे, वही अल्टीमेटली तबाहकुन साबित हुआ सिविल वॉर के अंदर। तो एक तो उन्होंने बड़ी अच्छी मैसेज दी है। नंबर दो, मुझे अच्छी तस्वीर लगी कि जब मैंने देखा कि जो उनके जोलानी जो लीडर हैं इस वक्त, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया है उनके साथ एक तस्वीर देखी, एक बड़ी वर्किंग सी रिलेशनशिप जैसी होती है। उसके बंदूकें कोई नज़र नहीं आ रही, कोई उसमें खूनखार किस्म की तस्वीरें भी नहीं नज़र आ रही। वो बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिशन। एक लिहाज से तो हैरत अंगेज तस्वीर है, ये खुशाइंद भी है कि वो बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि जी हम ट्रांजिशन कैसे बनाएंगे। काश खुदा करे कि ये कामयाब हो, और अगर कामयाब हो खुदा करे पाकिस्तान उससे कुछ सीख ले कि अगर ये लोग जो कि बुनियादी तौर पर जमहूरियत जानता ही नहीं, उनमें इतनी फहम है कि वो ट्रांजिशन की बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात कर सकते हैं जिनके ख्यालात मुख्तलिफ हैं, शिया सुन्नी द्रूज क्रिश्चियंस। उन्होंने पहला पैगाम दिया है कि जी हम जो हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तरफ से हमारा वो रवैया नहीं है जो इस्लामिक स्टेट या ISIL जिसको कहा जाता है या दाइश जिसे कहा जाता है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ में, जिसकी वजह से इनको इतनी आसानी से वहाँ एंट्री मिली है। और दूसरी वजह एक और नज़र आ रही है कि जो माजी की हुकूमत है जो अभी अभी गई है असद ख़ानदान की, उन्होंने जुल्म बहुत किया हुआ था। तो लग ये रहा है कि लोग बावजूद इसके कि इनका जो लीडर्स हैं उनका बैकग्राउंड बहुत जंगजुआना है, और इनमें से कई लोग जो हैं माजी में मुंसलिक भी रहे हैं उसमें ISIL के साथ, वो तवक्को कर रहे हैं कि जी उससे तो बहरहाल बेहतर होंगे। और नंबर दो, जिस किस्म की इन्होंने पिछले 2 हफ्ते में 12-13 दिन में मैसेजिंग की है, बड़ी कमाल की है। जो भी है इनके पीछे तुर्की है, जो भी मुझे नहीं पता कौन है, तुर्की के बारे में तो ज़रूर समझ आ रही है इनके पीछे। कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका का एक हिस्सा इसके पीछे है, क्योंकि अमेरिका भी हाफिज़ अल-असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये ज़हीन लोग हैं, इन्होंने कुछ सबक सीखा है। खुदा ना खास्ता कि अगर ये मेरा तजिया गलत हुआ, साहब वहाँ पर तो रूस की एक बड़ी मौजूदगी है और 7,500 फौजी हैं
बहुत से वहाँ पर जो है वो अड्डे हैं रशिया के। तो क्या आप समझते हैं कि रशियन जो हैं वो वहाँ उनकी मौजूदगी में वहाँ अमन होगा, और क्या वो अगर रूस वहाँ से निकलेगा तो आराम से निकल जाएगा? नहीं, पहली बात तो यह है कि रूस जो है एक बड़ी पावर है। रूस को छोटी मोटी तो नहीं ना पावर, उसको थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। और उसने जो बयानात अभी तक दिए हैं वो इस किस्म के हैं कि जी ये मिल के हुकूमत बनाएं और एक ऑल वाइड बेस्ड हुकूमत हो, ब्रॉड बेस्ड हुकूमत हो। कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं दिया। लगता है जिस तरह उन्होंने हाफिज अल असद को या बशर अल असद को इनकरेज भी नहीं किया ज़्यादा कि भाई अब तुम ज़्यादा इधर रहो, उनको असाइलम भी दे दिया है, एक लिहाज से आसान कर दिया है। नहीं तो कोई दमिश्क में अगर खाना जंगी हो जाती तो बहुत बड़ा आगे उनके शहर तबाह हुए होंगे। तो मैं ये समझता नहीं कि रूस ये ऐसी कोशिश करेगा। हाँ, रूस का वहाँ नेवल अड्डा है। जब दूसरों अड्डों के बारे में बात होगी, अमेरिका का भी अड्डा है, तो फिर तो वो एक जनरल सी बात होगी ना कि वो कहेंगे हाँ ठीक है, अगर नई गवर्नमेंट आके कहती है कि भी सारे फॉरेन अड्डे खाली करें तो फिर अमेरिका भी है और फिर रूस भी है। अभी उस स्टेज में मामला पहुंचा नहीं है। अभी तो ये देखना है कि क्या ये लोग मैनेज कर सकते हैं, इराक से कुछ सबक सीख सकते हैं। लग रहा है कि सीखे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि आज मैं यूनाइटेड नेशंस में जो शाम के सफ़ीर हैं उनका मैं सुबह देख रहा था स्टेटमेंट, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें हुक्म मिला है दमिश्क से कि तमाम डिप्लोमेट्स अपनी अपनी पोजीशंस पे रहेंगे। इसका मतलब है कि जब तक कोई ट्रांजिशनल गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करती, को फैसले नहीं करती, तो कोई इसमें केओटिक सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। जो ऐसी सूरत हाल में जैसे जैसे तालिबान आए हैं, कोई लोगों को डर था, को भाग रहा है, कोई ये कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। लग रहा है ये अपने आप को तालिबान से मुख्तलिफ दिखाना चाहते हैं। ये सद्दाम हुसैन का जिस तरह निकाला गया है, अमेरिका ने जैसे निकाला, उसके नतीजे में जो खुरेजी हुई है, जो सिविल वॉर हुई है। माफ़ी चाहता हूँ कसूरी साहब, एक और चीज़ मैं चाहता हूँ थोड़े वक्त में ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा सकूँ। ये इजराइल इसको अपनी फतह बता रहा है, कुछ उसने आगे पेशकदमी भी की है बफर जोन के लिए। तो क्या सब आप ईरान को सेटबैक हुआ और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं या उसके जो लोग हैं उनको नुकसान होगा और इजराइल ने गेन किया है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इजराइल की लीडरशिप कितनी शॉर्ट साइटेड है या कितनी उसमें स्टेट्समैनशिप है। मौजूदा तो कम्प्लीटली शॉर्ट साइटेड लीडरशिप है ये जो है ना नेतन्याहू। लेकिन ये तो नहीं समझना चाहिए कि टोटल इजराइल जो है इनके पीछे डिवाइडेड है मुल्क। एक राइट विंग एक्सट्रीम है, वो तो यहाँ तक समझते हैं कि दमिश्क तक जो एंशंट टेक्स्ट है उनका ये कहना है कि सारा इलाका ही एंशंट इजराइल का हिस्सा है। तो उनको तो छोड़ देना, पागल जो एक्सट्रीमिस्ट हर तबके में होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, उनके यहाँ भी होंगे, हर जगह के लोग होते हैं। तो उसको अगर आप छोड़ भी दें तो आम तौर पर यस आप ये कह सकते हैं कि नेतन्याहू को ये एडवांटेज हुआ है कि अब वो क्योंकि नज़रें उनकी यहीं हैं, उस तरफ रूसी फ़ौज भी नहीं बैठी हुई और उस शाम की फ़ौज भी नहीं बैठी हुई। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने बड़े घटिया सा काम किया है। उसकी वजह क्या है कि कोई इसमें इजराइल की सिक्योरिटी ऐड नहीं होगी, उसमें कोई सिक्योरिटी जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ना वो कि जी हमने वो ब्रो इसलिए किया है कि जो गोलान का इलाका है इसको हमारे कब्जे में, उसको मजीद सिक्योर करें। अटर नॉनसेंस। पहले गोलान पे उन्होंने कब्जा कर लिया ये कह के जी हमने सिक्योरिटी अपनी बढ़ानी है। ये उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक फ़ायदा उठाया है वक्ती सिचुएशन का कि इस वक्त कोई सीरिया की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जिस किस्म की हुकूमत बनेगी, खुदा करे कि वो किसी ना किसी किस्म का कोई इलेक्शन हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो कि ब्रॉड बेस्ड हुकूमत हो, तो कोई ऐसी हुकूमत शाम में आ ही नहीं सकती जो ये एक्सेप्ट कर ले इजराइल का एक्सपेंशनिज्म। इसलिए एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि इजराइल को एडवांटेज है और लॉन्ग रन में आप समझ सकते हैं डिसएडवांटेज है।